Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 14 मई 2025 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी के सभी करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा विस्तार से मैं सभी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो जैसे भी मतलब एग्जामिनेशन के अंदर में इन करंट अफेयर से कोई भी आर्टिकल पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इतना इनफ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में लगभग 5:30 बजे इस वीडियो को अपलोड किया जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पाया था, बीच बीच में आपको पता है रोकना पड़ जाता है ड्यू टू द बिजी शेड्यूल। बट आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होगा क्योंकि पिछले जो हमारे 5 दिन के करंट अफेयर्स पेंडिंग रहे हैं उनको मैं इन्हीं वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। आज से आने वाले 3 से 4 दिन में वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और डे टू डे करंट इश्यूज़ हैं वो भी कवर हो जाएंगे। पहले तो यहाँ पे हम लोग अपने जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के वो डिस्कस करेंगे। लास्ट में 1-2 इश्यूज़ और इंक्लूड करेंगे जो हमारे पेंडिंग रह गए हैं, जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, जिसको स्किप करना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं आज के इस रेलिवेंट से सेशन की। मेक श्योर करें जितने भी लोग मेरे साथ में पहली बार जुड़े हैं चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब करके रख लें ताकि अर्ली मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल सके। अर्ली मॉर्निंग में ही आपने अगर अपना शेड्यूल मैनेज किया है तो आप करंट अफेयर्स को हाथों हाथ कवर कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहला जो आर्टिकल होने वाला है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम का है। रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था संडे में, यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जगह पे डिटेल डिस्कशन नहीं हो रहा है लेकिन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक टर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिसका नाम है पैनजीनोम। तो पैनजीनोम एग्जैक्टली क्या होता है समझाऊंगा, लेकिन आप पहले न्यूज़ देख लो। खबर यह है कि हमारे साइंटिस्ट ने पहला पैनजीनोम क्रिएट किया है, वो भी एशियन राइस का। तो एशियन राइस का पहला पैनजीनोम बनाने से फ़ायदा क्या होगा, पैनजीनोम एग्जैक्टली होता क्या है, एशियन राइस का इंपॉर्टेंस, ये बेसिक से फैक्ट्स जानने ज़रूरी हैं। अभी आपको विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर में जितने भी रेलिवेंट सोर्सेज है, जो क्रेडिबल सोर्सेज यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डेटा यानी पीआईबी से हो, डाउन टू अर्थ के एनवायरमेंट के आर्टिकल्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सभी के रेलिवेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ में कवर करता हूँ। ठीक है, तो जैसा आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। तो आपको पता चल चुका है कि एग्जैक्टली ये है न्यूज़ और इससे क्या क्या डिटेल्स आपने नोट करके चलनी है वो भी मैंने प्रेजेंट कर दी है। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट करंट समय पर गेन कर लिया है और वो क्या अचीवमेंट है कि इन्होंने एशियन राइस का पहला पेंजीनोम को बना दिया है। पेंजीनोम क्रिएट किया जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेंजीनोम एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको तोड़ के समझने की कोशिश करना कि पेंजीनोम इज अ कलेक्टिव जीनोम डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि पेंजीनोम क्या है, एक प्रकार का कलेक्शन है। कलेक्शन, जब कलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जीन्स की बात की जा रही है, बहुत सारे जीन्स का कलेक्शन इसको कहा जाता है। लेकिन वो बहुत सारे जीन्स हमने लिए कहाँ से हैं दोस्तों, याद रखिए मल्टीपल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लो देखो कोई जैसे प्लांट की स्पीशी होती है, क्रॉप की स्पीशी होती है, हम बात करते हैं प्लांट की। तो एक प्लांट जो होता है उस प्लांट के अंदर में मतलब एक प्लांट है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज यानी कि उसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, है ना। हर एक प्रजाति का अपना खुद का जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, उसके जीन्स हैं, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स हैं यानी अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं, जैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है, एशियन राइस की बात हो रही है। तो हमने जो पेंजिनोम बनाया है वो किसका बनाया है, एशियन राइस का, क्योंकि एशियन राइस में इस चावल की भी ढेरों प्रजातियां आती हैं। ठीक है, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। ढेरों प्रजातियां का जो जीन का स्ट्रक्चर है वो जीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और उसी कलेक्शन को नाम दिया गया है पेंजीनोम। तो पेंजीनोम क्या है, इज अ कलेक्टिव जीनोम डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो एक ही प्रजाति है, अलग अलग यहाँ पर मतलब एक चीज़ है उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं, तो उन सब सेम स्पीशीज से क्या लिया जाता है, जीनोम को निकाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब दोस्तों इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब हमने सभी इंडिविजुअल्स को देखा है, उनकी जीन्स को इकट्ठा किया है, तो उसमें से कुछ कॉमन जीन होती हैं आपस में। जैसे चावल की प्रजातियों की बात हो रही है तो चावल के अलग अलग प्रजातियों में कुछ में कॉमन जीन्स होती है, तो वो कॉमन जीन्स को इकट्ठा करना। कुछ यूनिक जीन्स होती हैं जो बिल्कुल अलग हैं, उनको इकट्ठा करना, उनका कलेक्शन तैयार करना, वो होता है यहाँ पर पेंजीनोम। और एक बात और याद रखनी है, जैसे हम बात कर रहे हैं एशियन राइस की, एशियन राइस पेंजीनोम की, तो इसको यहाँ पे जो हमने एशियन राइस वाला कलेक्शन तैयार किया है ना, इस कलेक्शन में हमने 144 कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड राइस वैरायटीज़ को कवर किया है। कितनी, 144 जो यहाँ पर अलग अलग चावल की प्रजातियाँ हैं जिसको ग्रो किया गया है, वहाँ से पूरा जीन का कलेक्शन तैयार किया गया है और उस कलेक्शन को हमने पेंजीनोम का नाम दिया है। और इस प्रकार का पहला कलेक्शन है
जिसमें एशियन राइस का सभी कंपाइलेशन कवर किया गया है। क्वेश्चन आपका यह आएगा कि हम क्रॉप्स के जीन को इकट्ठा कर रहे हैं। हमने तो अभी तक ह्यूमन के जीन्स के बारे में पढ़ा था, आरएनए डीएनए, अब हम क्रॉप्स के जीन्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्रॉप्स के जीन्स को इकट्ठा करने से होगा क्या? आपने देखा होगा कई बार ना हम क्या करते हैं, अपने फसलों के अंदर में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, जीन्स के अंदर में कुछ बदलाव करते हैं ताकि यहाँ पे उस फसल को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, उसमें कीड़े ना लगें, उसका प्रोडक्शन को बेहतर कर सकें। ऐसे ही तो हम बदलाव करते हैं, जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, यहाँ पे बेसिकली कलेक्शन की बात हो रही है। हम बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों का जीन का कलेक्शन रखते हैं, जिसको स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आगे भविष्य में ज़्यादा बेटर क्रॉप डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जब भी हम जीनोम की रिसर्च की बात करते हैं तो नई नई रिसर्चेस करके नई नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जिससे जैसे हम यहाँ पर राइस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर को किस तरीके से सटीक बना सकते हैं, ये हमारा मेन पर्पज़ है। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप डेवलपमेंट। जैसे आज हम देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्माहट होती चली जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, काफ़ी सारी जगहों पर पानी की समस्या है, इरिगेशन का इशू आता है, पानी की कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है सिंचाई के लिए वो पानी कहाँ से आएगा, फसलों को वो पानी कैसे मिलेगा। समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को? तो बेसिकली हम क्या करेंगे अपने क्रॉप्स की, क्योंकि हमें अपने फसलों की जेनेटिकल स्टडी करनी है और उस जीन की पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन हमारे पास में प्रेजेंट है। जब वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करके, एडिटिंग करके हम क्या करते हैं, इस प्रकार की फसल को बनाते हैं जो उस गर्मी को झेल सके, अच्छी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो सके। और इसी के लिए यहाँ पर अब इसी में ही मदद करता है ये पैनजीनोम, जो हमारा पूरा का पूरा कलेक्शन है। नाउ अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर इसके बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट की। जैसे हम यहाँ पे चावल के पूरा जेनेटिकल स्टडी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, इसका पैनजीनोम हमने बना लिया है। तो चावल ही क्यों? क्योंकि चावल एक स्टेपल फूड है, दुनिया में बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको कंज्यूम करते हैं। दुनिया की जो आबादी है उसकी आधे से ज़्यादा आबादी चावल खाती है। सिंपल सी चीज़ है। हाँ, हालांकि यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखोगे तो एशिया सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है। एशिया के अंदर में सबसे ज़्यादा चावल को प्रोड्यूस भी किया जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने पैनजीनोम बनाया है, ये कलेक्शन बनाया है, ये स्पेसिफिकली एशियन राइस का बनाया है जो एशिया के अंदर में कल्टीवेट किया जाता है। तो एशिया के अंदर जो चावल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उस एशियन चावल को हम बोलते हैं ओरिजा सतेवा एल। ओरिजा सतेवा एल नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाए, हाल ही में चर्चाओं में था। तो ये एशियन कल्टीवेटेड राइस है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसी का हम लोगों ने पैनजीनोम को डेवलप किया है ताकि हम इसके आराम से स्टडी कर सकें, जेनेटिकल वेरिफिकेशंस कर सकें। ये सब हमारा यहाँ पर मेन पर्पज़ होने वाला है। तो सर ये सब जीन इकट्ठा करके, डेटा इकट्ठा करके करेंगे क्या? इससे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने आपको बताया क्रॉप का इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन जीन्स को खोज सकते हैं जिन जीन से, मान लो जैसे फसल जब हम लगाते हैं तो बहुत सारी फसल पे नॉर्मली कीड़े लग जाते हैं और कीड़े मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है, ठीक है। पेस्टिसाइड यानी कि बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाता है, कई बार जहर हो जाता है, ये कीटनाशक की हम बात कर रहे हैं। इससे क्रॉप्स के ऊपर में और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे जीन्स को खोज सकते हैं इन पूरे स्टडी करके, जो बेसिकली क्या कर सकता है, जो बीमारी या कीटाणुओं से लड़ सकता है, कीड़ों से लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन है ना, नॉर्मल अगर कपास की जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो उस कॉटन के अंदर में बहुत सारे कीड़े लगते थे, कीड़ों से परेशान हुआ करते थे। तो बीटी कॉटन को बनाया गया इन्हीं सब जीन की स्टडी करके, उसको आइडेंटिफाई करके, देन उसमें एडिटिंग करके, मॉडिफिकेशन करके बीटी कॉटन आया। अब बीटी कॉटन का यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें यहाँ पर ये कीड़े नहीं लगते। हालांकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इससे ओवरऑल हो क्या, हम अपने क्रॉप्स का डेवलपमेंट को बेटर कर रहे हैं और क्लाइमेट की जैसी स्थिति हो रही है, लगातार गर्मी पड़ रही है, उस चीज़ को झेल सके, यह हमारा मेन पर्पज़ है, ठीक है। इससे जीन एडिटिंग को आगे और ज़्यादा पुश मिलेगा। समझ रहे हैं, जीन एडिटिंग टेक्निक्स को यहाँ पर और ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यही जो सिमिलर अप्रोच है, ये तो जैसे अभी हमने क्रॉप्स के वाले सेक्शन में बात की है, राइस की हमने बात की है, यही सिमिलर अप्रोच ह्यूमन पैनजीनोम प्रोजेक्ट में भी फॉलो होता है। ध्यान रखिए, जहाँ पे अलग अलग इंसान के जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है ना, जेनेटिकल डाइवर्सिटी को समझने के लिए कि हमारे पास में जो आबादी है उनमें किस किस प्रकार के जीन्स प्रेजेंट हैं और उसको लेकर कौन कौन सी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसका डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, इससे अलग अलग बीमारियों का पता लगाना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, मैंने बहुत सरल करके आपको समझाने की कोशिश की है।
चलिए, अगली खबर आती है दोस्तों। इस वाली खबर को जीएस पेपर नंबर 2 जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं उस वाले सेक्शन में डाल सकते हैं, इसको रख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब ये टॉपिक बहुत काम का है यार। ये टॉपिक मैंने लिया है पीआईबी से, जहाँ पे गवर्नमेंट का डेटा पब्लिश होता है। बोला जा रहा है 3 स्कीम्स ऐसी हैं जिनके 10 साल पूरे हो चुके हैं, यानी साल 2015 में इन स्कीम की शुरुआत की गई थी। नाउ अब 2025 में इनके 10 साल पूरे हो गए हैं। वो 3 स्कीम कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ PMSBY, दैट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरी है PMJJBY, दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देन तीसरा है APY, दैट इज़ अटल पेंशन योजना। ध्यान रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है एग्जामिनेशन के अंदर में, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या कोई भी अदर एनी एग्जामिनेशन, वहाँ पे स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो स्कीम है इसका मेन पर्पज़ क्या है? आप जैसे नाम देखोगे ना, नाम बहुत कॉमन है। यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। बीमा बोले तो इंश्योरेंस की यहाँ पर बात हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरे में आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी यहाँ पर इंश्योरेंस रिलेटेड ही स्कीम देखने को मिलती है। तीसरी है पेंशन योजना, इसका मेन फोकस पेंशन पर है। तीनों की तीनों जो स्कीम है दोस्तों, ये इनका मेन पर्पस क्या है? इंश्योरेंस और पेंशन कवरेज करना। ठीक है, ऊपर नाम से पता चल रहा है 2 इंश्योरेंस के लिए, ये तीसरी पेंशन के लिए है। अब ये पेंशन या इंश्योरेंस किसको दिया जाएगा? स्पेशली उन वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। वो वर्कर्स जिनकी नौकरी का कोई अता पता नहीं है, वो यहाँ पर इन स्कीम्स के अंदर में रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, अब तीनों स्कीम के बारे में थोड़ी थोड़ी माइन्यूट सी डिटेल्स दे रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो आप रेडी रहें उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस यानी बीमा देना। तो किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, या किसी कोई एक्सीडेंट की वजह से वो जो व्यक्ति है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो भरपाई है या पैसों की भरपाई है, इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, वो इंश्योरेंस यहाँ पर इस वाले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिल जाएगा। इसमें 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर ये बीमा दिया जाएगा, इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया इन स्कीम्स के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, और इसके लिए एक एज का लिमिटेशन है। 18 से 70 साल तक के बीच में यहाँ पर ये स्कीम वर्क करेगी, यानी इतने पर्टिकुलर एज वाले लोगों के लिए यहाँ पर ये स्कीम है। दूसरी बात, ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे कोई भी इंश्योरेंस स्कीम जब भी होती है ना, तो ऐसे तो वो पैसा देती नहीं है किसी एक्सीडेंट में या किसी आपदा के बाद में। उसके लिए आपको हर महीने या हर साल के हिसाब से प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ कुछ पैसा उसमें डालना पड़ेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ से गवर्नमेंट करेगी। वो पैसा धीरे धीरे करके आपका एक्सपैंड होता चलेगा। कोई आपदा हो जाती है तो उस दौरान यहाँ पर वो मनी आपको मिल जाएगा, जिससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। एक मेंटल प्रेशर यहाँ पे जो होता है ना एक इंसान के ऊपर कि यहाँ चोट लग गई है यार, या कुछ हो गया है, पैसा इतना सारा खर्च हो गया है, अब क्या करें, तो वो जो मेंटल प्रेशर है वो उससे इंसान बच जाएगा। उसका जो खर्चा है वो यहाँ पर इस इंश्योरेंस के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन अब देखो क्वेश्चन ये है, सर इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर में कितना प्रीमियम दिया जाता है? क्योंकि हमने बात की है कुछ कुछ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20 रुपये पर एनम, साल के हिसाब से 20 रुपये डालने हैं बस खाली इस स्कीम में, समझ गए? और इसमें होगा क्या, लगभग कोई किसी की डेथ होती है, टोटल डिसेबिलिटी का केस होता है, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर उसको ये मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। ये किसके लिए है? जो डेली वेज वर्कर्स हैं, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पर आपको ये स्कीम देखने को मिल जाती है। दूसरी जो स्कीम दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन ये भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, बीमा प्रोवाइड करवाता है। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से। देखो ऊपर क्या हो रहा था कि किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये इंश्योरेंस कवरेज था। इस वाले में अगर आप देखोगे तो कोई भी कारण हो, किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पर डेथ होती है, तो उस दौरान यहाँ पर यह इंश्योरेंस कवरेज किया जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। इसमें भी 2 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस मिल जाता है। 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए यहाँ पर यह अवेलेबल है, और इसमें हर साल 436 रुपये आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये एनरोलमेंट होगा बैंक के हिसाब, मतलब बैंक से, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से, यहाँ सभी जगह से एनरोलमेंट हो सकता है। एनरोलमेंट करने का सिमिलर तरीका ऊपर वाली स्कीम में भी है। ठीक है, इसका बेनिफिट स्ट्रक्चर क्या है? अगेन 2 लाख रुपए डेथ पर मिल जाएगा, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो खुद LIC है। दूसरी और इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस हैं जो आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो अगला अटल पेंशन योजना है, देखो इसको लेकर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था।
अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है पेंशन देने की बात हो रही है। पेंशन क्या होता है, मंथली बेसिस पे बन जाती है, महीने के हिसाब से वो पेंशन दी जाती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, वो वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, जिनकी नौकरी का कुछ अता पता नहीं है, आज है कल नहीं है, तो बेसिकली उन्हीं को पेंशन देने की बात की जाती है। जब वो बूढ़े हो जाएंगे 60 साल बाद स्पेशली, वो पेंशन उनको मिलनी चाहिए। और ये पेंशन 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति महीना दी जाती है, याद रखिए। इसमें एज एलिजिबिलिटी है 18 से 40 साल। ये 18 से 40 साल तक आपको रजिस्टर करना होगा और इसमें कह सकते हैं प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है, कुछ अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा, और वो जो प्रीमियम पे करते हैं, अमाउंट पे करेंगे, जो भी आप डालेंगे इसके अंदर में, ठीक है, जितना भी डालेंगे उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको बाद में महीने का 1,000 से 5,000 के बीच में कितना अमाउंट देना है। तो जो प्रीमियम पे करेंगे मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर एक इंसान जब 60 का पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर वो पेंशन उसको दिया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म सेविंग वाली जो सिचुएशन है उसको प्रमोट करता है। अब तीनों स्कीम्स को बिल्कुल एक समरी के फॉर्म में पढ़ना है तो आप एक्चुअली में ये देख सकते हैं, जैसे PMSBY, JJBY, APY जो हमने पढ़ा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर करता है, लाइफ इंश्योरेंस, ये पेंशन प्रोवाइड करवाता है। किन किन पर्टिकुलर एज सेक्शन के लिए है, ये आपके सामने डेटा प्रेजेंट है। कितना कितना प्रीमियम देना है, ये कंट्रीब्यूशन वेरिएबल है, जितना यहाँ पर आप पे कर सकें, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर 60 साल के बाद 1,000 से लेकर 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग ये वाला जो PDF देख रहे हैं दोस्तों, एक वन ऑफ द बेस्ट PDF करंट अफेयर का, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, डिजिटली पढ़ना चाहें तो डिजिटली पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम और भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से पूरा डिस्कशन रहता है। रिविजन कर सकते हैं अपने इन PDFs के माध्यम से। कब तक नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर करके यहाँ पर आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन आपका ये नोट्स के फॉर्म में है, जो ऑटोमेटिकली बना कर दिए जाते हैं। ये आपके सामने प्रेजेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये PDF मिलता है। बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर हिंदी में भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ये दोनों PDF को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लेना, चेक कर लेना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक, अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अभी ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चला पिछले कुछ दिनों में, 7 मई के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक आर्मी चर्चाओं में थी जिसका नाम है टेरिटोरियल आर्मी। अब हमने यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन तो किया नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में था। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर, ये कौन सी आर्मी है। आइए मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पढ़ाता हूँ। एक तो हमारी यहाँ पर वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड, ये सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब दोस्तों यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी एक अलग से टेम्पररी बेसिस पर है। जब एट द लास्ट यहाँ पर कोई एक इमरजेंसी वाली कंडीशन देश में बनती है तो उस दौरान यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ये टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है, 2011 में इस आर्मी का हिस्सा बने थे। उसके अलावा अनुराग ठाकुर जो पॉलिटिशियन है ना, फिर सचिन पायलट, ये भी पॉलिटिशियन है। तो ये सब लोग टेरिटोरियल आर्मी का यहाँ पर हिस्सा हैं, याद रखिएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न यह है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, इसी दौरान यहाँ पर केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बोला टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल नंबर 33 जो है टेरिटोरियल आर्मी का, इसको इन्वोक कर दिया, इसको यहाँ पर एक्टिव किया। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी जो है, ये पूरा आर्मी का कॉन्सेप्ट एक कानून के माध्यम से हमको मिलता है, और उस एक्ट का नाम है टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948, ध्यान रखिएगा। तो इसी के तहत यहाँ पर क्या होता है, ये टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने की बात की जाती है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट बीच में ही थम जाता है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, ये टेरिटोरियल आर्मी एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी हमारी आर्मी को एक सपोर्ट देने के लिए होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए होती है। एक्स्ट्रा सपोर्ट, जी बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता है, टेरिटोरियल आर्मी को कई बार हम पार्ट टाइम वॉलंटरी फोर्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और जैसे हमारी रेगुलर आर्मी है ना, वो काफ़ी अलग है। आप देखोगे आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं रेगुलर आर्मी की, तो उस आर्मी के अंदर में जो लोग हैं, कुछ लोग आपको बॉर्डर पर देखने को मिलेंगे। मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब कोई वॉर वगैरह नहीं है, शांति चल रही है देश में, तो कुछ आर्मी पर्सनल्स आपको बॉर्डर पर नजर आएंगे। और कुछ आर्मी पर्सनल्स को क्या करा जाता है, इंपॉर्टेंट जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वहां पर उनको गार्डिंग करवाई जाती है वहां पे उनसे, यानी कि उनको तैनात किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑयल एंड गैस फील्ड हो गई, वहाँ पे आपने आर्मी पर्सनल्स देखे होंगे। तो जगह जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो वहाँ वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब मान लो वॉर वाला सिचुएशन हुआ, जैसे भारत पाकिस्तान का ये वॉर वाला सिचुएशन हो गया था, तो इस वॉर वाले सिचुएशन में ये इन सभी आर्मी के लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे सोल्जर्स जगह जगह इंस्टॉलेशन पे तैनात थे, सबको बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। ठीक है। अब बॉर्डर पर जाना पड़ेगा तो पीछे उस इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तब वो टेरिटोरियल आर्मी काम में आती है, तब वो टेरिटोरियल आर्मी को यहाँ पर बुलाया जाता है। उनको वैसे भी ट्रेन किया जाता है, इस तरीके से वो ट्रेंड होते हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली जब कोई आपदा आ गई है, वॉर वाली सिचुएशन बन चुकी है, जब हमारे नॉर्मल सभी सोल्जर्स को यहाँ पे बॉर्डर पर जाना है, तो जहाँ जहाँ पर उनको तैनात किया गया था अलग अलग इंस्टॉलेशन पे, अब उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसके लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया जाता है। ठीक है। कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, बाढ़ आ गई है, अर्थक्वेक आ गई है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, कई बार फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टेरिटोरियल आर्मी यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके से टेरिटोरियल आर्मी वर्क करती है, ध्यान में रखिएगा। टेरिटोरियल आर्मी का सबसे पहला जो इनाग्रेशन है, इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था 9 अक्टूबर को हमारे सी राजा गोपालाचारी जी के थ्रू, और आज हम लोग 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन यह है, इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा कौन बन सकता है? कोई भी, आप, मैं, हम कोई भी हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। सबसे पहले, भारत की एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, सिविल या प्रोफेशनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, फिजिकली और मेडिकली फिट होने चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे तभी आपको टेरिटोरियल आर्मी में रखा जाएगा। क्वेश्चन ये है, सर ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी लोगों ने पहली बार सुना है, अब ये बताओ ये टेरिटोरियल आर्मी क्या इतिहास में पहले कभी एक्टिव की गई है या नहीं? बहुत बार यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है टेरिटोरियल आर्मी ने। अब वो पार्टिसिपेशन कब कब हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिए। 1962 के अंदर में इंडिया चाइना वॉर होता है, उस समय पर टेरिटोरियल आर्मी का पार्टिसिपेशन होता है। 1965 एंड 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स चलाए गए। तो इन सब कंडीशंस के दौरान टेरिटोरियल आर्मी एक्टिव की गई थी, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों मेंस के क्वेश्चन की, क्योंकि प्रीलिम्स के सॉल्व करोगे, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके लिए लेकर आऊँगा, सो डोंट वरी। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, ये मेंस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया है रिगार्डिंग टेरिटोरियल आर्मी, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम बाद चर्चाओं में आया है, तो एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यह है, डिस्कस द रोल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इवेलुएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पावरिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू मोबिलाइज टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल। ठीक है। तो टेरिटोरियल आर्मी का भारत के नेशनल सिक्योरिटी में क्या एक अहम रोल है वो बताना है। फिर इंपॉर्टेंस आपको समझाना है कि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये इंपॉर्टेंस दिया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या करते हैं, टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिव करते हैं। बताना होता है कि हाँ भैया यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी एक्टिव होनी है। ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस समझाएं। तो इसका सही से आंसर लिखने के बाद में सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, दीपक यादव एजुकेशन PDF लिख देना, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपने इस आंसर को सबमिट कर पाएंगे। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल इज रिगार्डिंग महाराणा प्रताप जी। तो महाराणा प्रताप के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो एक सबसे ग्रेटेस्ट हीरो माने जाते हैं मेवाड़ के। इनका जन्म होता है दोस्तों 9 मई 1950 में। ठीक है, सॉरी 1950 कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 1540 में। ठीक है, 9 मई 1540 में। 1950 का कुछ और यहाँ पर इवेंट में याद कर रहा था, वही दिमाग में बैठा रह गया। तो 9 मई 1540 में यहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है। इनकी डेथ होती है 19 जनवरी 1597 यानी कि 1597 में। तो आप देखोगे हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं आज, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, आज 13 मई हो चुकी है और मैंने आपको बताया पिछले कुछ दिनों पे हमारे करंट अफेयर्स अपडेट नहीं हुए थे, तो उसको अपडेट किया गया है। कुछ कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स मैंने बीच बीच में इंक्लूड कर दिए हैं, हाथों हाथ वो भी कवर करना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम के लिए GS पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि दोस्तों 9 मई यहाँ पर
कह सकते हैं ये बर्थ होता है महाराणा प्रताप जी का। तो रिसेंटली यहाँ पर ये श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी की जब हम बात करते हैं तो राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ यहाँ पर ये हुआ करते थे। ठीक है, आज के समय पर वो पर्टिकुलर रीजन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, ईस्टर्न पाकिस्तान में है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको पता होगा, जो मुग़ल एम्परर अकबर, अकबर ने बहुत कोशिश की इनके एरिया को जीतने की, इनके एरिया को कब्जाने की। ठीक है, तो उन अकबर के साथ में यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा बैटल भी चलता है। अब जब इनका जन्म होता है तो उस समय पर प्रताप सिंह वन के नाम से यहाँ पर ये जाने जाते हैं। बाद में इनको राजा बनाया गया। ये मेवाड़ के 13th किंग बनते हैं, 13वें नंबर पर होने वाले राजा बनते हैं मेवाड़ के। इनको मेवाड़ी राणा का नाम दिया गया। तो महाराणा उदय सिंह जो 2 थे उनके एल्डेस्ट सन हुआ करते थे यहाँ पर महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया जाता है जो उदयपुर शहर है दोस्तों, उदयपुर शहर के मेन फाउंडर यही हैं। ठीक है, अब होता क्या है, 56 की एज में, 56 के जब ये थे तो कुछ हंटिंग करते हुए एक्सीडेंट होता है। उस हादसे में यहाँ पर इंजरीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके घोड़े के बारे में आपने बहुत सुना होगा। महाराणा प्रताप जी के साथ साथ उनका एक लॉयल हॉर्स जिसका नाम है चेतक, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी के अंदर में। चेतक के बारे में आपने कई सारी जगह पर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। वैसे काफ़ी सारी जो चीज़ें मैं यहीं पर बता चुका हूँ। तो ये जो ओकेजन था महाराणा प्रताप जयंती का, इस जयंती के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉरियर किंग को, और जाने जाते हैं अपनी बहादुरी के लिए, वेलर के लिए, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अहम रोल रहा है महाराणा प्रताप जी का। मैंने आपको बताया वो समय था 16th सेंचुरी का, 1540 से लेकर 1597 तक यहाँ पर इनका टाइम पीरियड चलता है। मतलब 1540 में जन्म हुआ, 1597 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म होता है राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ फोर्ट में। इनकी माता है रानी जयवंता बाई, पिता है महाराणा उदय सिंह 2 जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, फाउंडर ऑफ उदयपुर भी हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा महाराणा प्रताप जी को हम जानते हैं जैसे बहुत सारे और भी राजपूत रूलर्स हैं इनके समय के। ठीक है, उनकी तरह नहीं थे ये। महाराणा प्रताप ने शुरू से ही जो ये मुग़ल सुपीरियरिटी थी, इस सुपीरियरिटी को यहाँ पर रिफ्यूज़ किया, इसको एक्सेप्ट करने से यहाँ पे मना किया है। ठीक है, कि यहाँ पर अकबर के अंडर में आएंगे, नहीं, उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करने से शुरू से ही इन्होंने मना किया। और एक सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट किया, सिंबल ऑफ सॉवरेटी, अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर इन्होंने दिखाया। और उसी के तहत यहाँ पर एक बैटल भी होती है, एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आपने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा होगा। ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है, एक तरफ महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ मुग़ल आर्मी जिसको लीड कर रहे थे मान सिंह वन, दूसरा था यहाँ पर असफ खान वन। तो ये लोग यहाँ पर लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ एक तरफ महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी वो जगह है जो आज प्रेजेंट डे पर राजस्थान में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो बैटल है ये जाना जाता है महाराणा प्रताप के इस तरीके के रेजिस्टेंस के बारे में। भले यहाँ पर इनके पास में इतने नंबर्स नहीं थे लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, उस मतलब किस तरीके से ये पूरा बैटल होता है ये आप देखिए, किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये मुग़ल आर्मी को रोकते हैं, अपना रेजिस्टेंस दिखाते हैं, है ना। भले यहाँ पर इन्होंने अपनी टेरिटरी को खो दिया था, लेकिन टेरिटरी को खोने के बावजूद भी दोस्तों महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। लगातार गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे, सरप्राइज अटैक करे, और अपनी जो खोई हुई टेरिटरी थी, बहुत सारी टेरिटरी अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने वापस ले ली थी, रिकैप्चर कर ली थी, हार के भी जीत गए। ठीक है, क्योंकि वो हार मन में नहीं था, समझे। वो रेजिस्टेंस शुरू से यहाँ पर दिखाया गया, वो बहादुरी यहाँ पर नस नस में थी, जिसकी वजह से अपनी जो खोई हुई टेरिटरी है वापस से उन्होंने गेन किया, उसको रिकैप्चर किया। इनके सक्सेसर इनके बेटे आए अमर सिंह वन, लेकिन अमर सिंह वन ने यहाँ पर क्या किया, मुगल्स के साथ में ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया। उस समय पर जहांगीर के अंडर में मुगल पूरा एरा चल रहा था, ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया। इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर एंड करने की कोशिश की गई, समझ गए। महाराणा प्रताप जी के जब बारे में बात होती है तो चेतक के बारे में आपको बता चुका हूँ। बाकी कुछ वैल्यू और आइडियल्स महाराणा प्रताप की, बहादुरी, लीडरशिप, कंपैशन, सॉवरिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल है, ये है रिगार्डिंग हैरोप ड्रोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिस्कस करना है हैरोप ड्रोन के बारे में। देखिए रिसेंटली ये ड्रोन बहुत ही चर्चाओं में देखने को मिला है। अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस बार बहुत सारे डिफेंस वेपन्स चर्चाओं में हैं। मेरे से पॉसिबल होगा तो एक ही बार में मैं उन सब हथियारों के ऊपर मैं वो वीडियो बना दूंगा जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस्तेमाल हुए हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर यह है हैरोप सुसाइड ड्रोन। सुसाइड ड्रोन भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये मिसाइल की तरह भी काम करता है। पहले अपना ऊपर से ये उड़ता रहेगा, अपने टारगेट को सेट करेगा और सीधा जाके उसमें अटैक करेगा, हिट कर जाएगा एंड बूम,
समझ गए, यह है हैरोप ड्रोन की खासियत। ये जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं दोस्तों, उन्होंने इस बार हाल ही में इसी हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अंदर में डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया 7 मई को, और उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर हैरोप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये हैरोप ड्रोन इजरायली ओरिजिन है, ध्यान रखना, इसराइल से इन ड्रोन्स को परचेज किया गया है। इस ड्रोन की खास बात है, पहले तो ये निगरानी रखेगा, देखते देखते टारगेट्स को एकदम मैनेज कर लेगा कि हाँ ये टारगेट है, निगरानी रखते रखते फिर सीधा टारगेट में जाकर हिट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको सुसाइड ड्रोन का नाम दिया गया है। आप इमेजिन करो कि भाई ये ड्रोन इतना शक्तिशाली है कि 6 से 9 घंटे तक उड़ता रहेगा, अपने टारगेट्स को ढूंढता रहेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, मैंने बताया ना, मिसाइल की तरह काम करता है, सीधे जाके अपने टारगेट में हिट कर देता है एंड बड़ा एक्सप्लोजन को ये क्रिएट करता है। ना क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सर हैरोप ड्रोन्स होते क्या हैं? हैरोप एक लॉइटरिंग म्यूनिशन और सुसाइडल ड्रोन है, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने यहाँ पर इसको बनाया है। अपने टारगेट के ऊपर उड़ेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा डायरेक्टली उसको हिट करके। इसका मैन्युफैक्चरर इजराइल है। इसके फ़ायदे, इसका जो फीचर्स है स्पेशली, जैसे मैंने बताया 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकता है, 6 से 9 घंटे यहाँ पर लगातार उड़ सकता है। 16 केजी का इसमें एक्सप्लोसिव आगे विस्फोटक का यूज़ किया जाता है। ये सारी यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ हैं हैरोप ड्रोन्स की, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है। रेंज 1000 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है ये। इसकी लेंथ है 2.5 मीटर। इसके 2 पर हैं छोटे छोटे, 3 मीटर्स के आसपास। इसका टोटल वजन होता है 135 किलोग्राम का। 2001 से 3 के बीच में इसको बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया इजरायली ड्रोन आपको ये देखने को मिलेगा, जिसका यूज़ हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में किया। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है हैरोप ड्रोन के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है। आने वाले समय पर हम इजराइल के साथ में और भी इस प्रकार के ड्रोन्स को लेकर इंपॉर्टेंट डील कर सकते हैं। यहीं से हमको एक रेलिवेंट इंपॉर्टेंस पता चलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट डिजीज़। यहाँ पर एक बीमारी के बारे में बात हो रही है, इसका नाम है थैलासेमिया। याद रखिए, थैलासेमिया क्या है? एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। रिसेंटली ये चर्चाओं में था। जैसे हमने डिस्कस किया 9 मई का एक आर्टिकल महाराणा प्रताप जयंती के बारे में। दूसरा आर्टिकल दोस्तों ये है, क्योंकि 8 मई को भी हमने वीडियो लेक्चर नहीं किया था। 8 मई को एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में। तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए एग्जाम में आपके एनीमिया को लेकर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ऐसे और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर क्वेश्चन बन चुका है, अलग अलग डिस्ट्रोफी को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। तो थैलेसीमिया को लेकर सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर साल 8 मई को यहाँ पर इसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। जब हमने वर्ड यूज़ किया है ब्लड डिसऑर्डर, यानी खून से संबंधित यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक इनहेरिटेड इशू है। इनहेरिटेड मतलब फैमिली के अंदर में एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स के अंदर में ये ट्रांसमिट होती चली आती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ट्रीटमेंट। इसका कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन बन जाए थैलेसीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर है दोस्तों यहाँ पर जो फैमिली के अंदर एक मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर में ट्रांसमिट होता है। लेकिन हमने डिस्कस किया बार बार ब्लड डिसऑर्डर, तो सर ब्लड में होता क्या है? जिसको थैलेसीमिया होता है दोस्तों, ध्यान रखिए उसकी जो बॉडी है ना, वो ज़्यादा हेमोग्लोबिन को नहीं बना पाती। अब आपको पता है हेमोग्लोबिन तो बहुत ज़रूरी है यार। हम ब्लड की बात करते हैं तो हमारा रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है। जब हम आरबीसीज की बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, तो हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो जो हमारे ब्लड्स हैं वो, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड का काम क्या है? ब्लड बॉडी के अंदर में ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करने के साथ साथ में जगह जगह को ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम ब्लड का है। वो ब्लड यहाँ पे उसको सर्कुलेट कर रहा है, पूरी तरह से बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हेमोग्लोबिन का इसमें सबसे अहम रोल होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ये बहुत ज़रूरी है आरबीसीज के लिए, ताकि आरबीसी ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी कर सके। अब हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है थैलेसेमिया के अंदर में। ये देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन है जब हमारा आरबीसी ऐसा गोल गोल होता है। वाइट ब्लड सेल आपके डब्ल्यूसी इस तरीके से होते हैं, लेकिन किसी को थैलेसेमिया हो जाए तो रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है ना। इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर शेप के अंदर में ये हो चुके हैं। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं है। और हेमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये आरबीसीज को मदद करता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे। अब क्या है, थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन हो जाती है। अब क्वेश्चन यह है, सर होती कैसा है ये? कारण भी तो होगा। कारण ये होता है
कि हमारे बॉडी के अंदर जो जीन है इसमें एक जीन होता है HBB जीन। इस जीन के अंदर कई बार म्यूटेशंस होता है, म्यूटेशन मतलब बदलाव होता है, और इस बदलाव की वजह से जो हेमोग्लोबिन चेन है दोस्तों वो यहाँ पर डिफेक्टेड होती है। थैलेसीमिया एक प्रकार का ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जो हेमोग्लोबिन वाले पर्टिकुलर सेक्शन को अफेक्ट करता है। और ये कैसे होता है? HBB जीन के अंदर में बदलाव करके म्यूटेशंस होने के बाद में। हेमोग्लोबिन के अपने प्रकार हैं, इस प्रकार को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डॉक्टरी नहीं करवाना है हमें, हमें केवल बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए जिससे एग्जाम को निकाल सकें बस, ठीक है। फिर हेमोग्लोबिन को लेकर कुछ सिम्टम्स है। किसी को जब किसी को अगर थैलेसेमिया हो जाता है तो कुछ लक्षण यहाँ पे नज़र आते हैं, जैसे सबसे पहले थकान हो गया, कमज़ोरी हो गई। उसके अलावा क्योंकि अब जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में अच्छे से नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, खाल जो है हमारी ऊपर की स्किन वो पीली पड़ने लगेगी, जिसको बोलते हैं पेल या येलोइश होना। सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है सब जगह पर। ग्रोथ रुक जाएगी, स्केलेटल का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बेकार हो जाएगा। लिवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सब हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? लंबे समय तक क्या होगा? लंबे समय तक अगर आप देखोगे कई बार क्या होता है, आयरन को हम बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर में ओवरलोड कर लेते हैं और इसकी वजह से हार्ट, लिवर ये डैमेज हो सकता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ सकता है, हड्डियाँ डैमेज हो सकती हैं। अब इसका पता लगाने का तरीका, ये कुछ टेस्ट बताए गए हैं, जेनेटिक टेस्ट करवा लो, CBC टेस्ट करवा लो, जिसके माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये थैलेमेसिस का जो भी है केस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, थैलेसीमिया को लेकर ये सिम्टम्स मैंने शेयर कर दिए हैं, एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो कई बार इंसान की डेथ हो जाती है क्योंकि बॉडी यहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रही है, ठीक है, ब्लड हमारा, तो कई बार डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर की वजह से 20 से 30 की उम्र में। ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं अगर थैलेसीमिया को ट्रीट नहीं किया गया टाइम पर। तो क्या है ये? ब्लड डिसऑर्डर जो परिवार के अंदर में एक पेरेंट्स से बच्चों के अंदर में ये चलता रहता है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है ये, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। इंडिया में थैलेसीमिया का क्या कंडीशन है, ज़रा ध्यान रखते हैं। इंडिया के अंदर देखोगे दोस्तों तो इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो थैलेसीमिया के शिकार बन चुके हैं। और वर्ल्ड के अंदर में इंडिया का एक बड़ा सेक्शन आता है, स्पेशली भारत के अंदर जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया का शिकार देखने को मिलेंगे। कैरियर रेट जो है इसका वो 3 to 4% ऑफ पॉपुलेशन है। कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं दोस्तों यहाँ पर जिनके अंदर में ये थैलेसीमिया और ज़्यादा बड़ा है, और हम लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन एवं नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रखे हैं ताकि थैलेसीमिया को काउंटर किया जा सके। चलिए आज का नेक्स्ट और एक और आर्टिकल है, बहुत काम का है, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत सारे वेपन्स का यूज़ किया गया। उस वेपन में आज हमने हैरो ड्रोन्स के बारे में डिस्कशन किया, ऐसे मल्टीपल हम लोग और भी आइटम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, S-400 के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस बार जो ये पूरा युद्ध हुआ ना, इसमें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत वाहवाही हुई है। रीज़न क्या है? हमने अपना S-400 यूज़ किया, हमने अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ किया। इन एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से जो ये पाकिस्तान की साइड से 200-300 ड्रोन्स भी दागे गए हैं, मिसाइल्स भी दागे गए हैं, वो मिसाइल्स इंडिया के ज़मीन पर नहीं गिर पाया क्योंकि उसको हमने हवा में ही ख़त्म कर दिया। और हवा में ही गिराने की ताकत रखता है ये S-400, जो हमने रशिया से परचेज़ किया था साल 2018 में। लगभग हमने 5 यूनिट्स परचेज़ करने के लिए बोला था। 35,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी रशिया के साथ में, जिसमें से 3 यूनिट्स हमको मिल चुकी हैं, 2 यूनिट्स बाकी हैं जो आने वाले 2 साल यानी 2026 तक पूरी कर दी जाएंगी। तो इस पूरे डिस्प्यूट के दौरान आपने देखा होगा जगह जगह S-400 के बारे में डिस्कशन हो रहा था। S-400 ट्रियम्फ इसका फुल नेम है, इसको रशिया से परचेज़ किया गया है। जब हमने परचेज़ किया तो इंडिया ने अपने हिसाब से इसका नामकरण किया। इंडिया ने इसका नाम रखा सुदर्शन चक्र, ठीक है। सुदर्शन चक्र याद रखिएगा, महाभारत से श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से यहाँ पर ये वर्ड लिया गया है। और ये लंबे रेंज वाला सरफेस टू एयर मिसाइल है। हमारे ज़मीन से दुश्मन के मिसाइल, जो दुश्मन की टेरिटरी से मिसाइल आ रहा है ना, उसको हवा में गिराने की ताकत रखता है S-400 सिस्टम। कैसे काम करता है? तो इस S-400 के अंदर में 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स आप मेजरली देख सकते हैं। पहला कंपोनेंट होता है एक सर्विलेंस रडार। रडार का मेन काम होगा कि दुश्मन का आ रहा, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो चाहे वो ड्रोन हो, उसको डिटेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना। फिर ये कमांड वहीकल है जो यहाँ पर सारे कमांड्स प्रोवाइड करवाएगा हमारे लॉन्चर वहीकल को। और जैसे यहाँ पर रडार डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भैया दुश्मन का ड्रोन है या एयरक्राफ्ट है,
कमांड व्हीकल ने यहाँ पर उसको डिटेक्ट कर लिया, कमांड व्हीकल ने सारे कमांड्स दिए लॉन्च व्हीकल को, लॉन्च व्हीकल ने एक मिसाइल दागी और सीधा जाके यहाँ पर उस दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया या उसके ड्रोन को हवा में मार के गिरा दिया। इससे क्या होगा, हमारी टेरिटरी के अंदर में वो ड्रोन्स नहीं करता। तो S-400 ट्रियोम सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है, याद रखिएगा। इसके फीचर्स क्या हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, अरे रडार्स का यूज़ किया गया है, 360 डिग्री में कवरेज कर सकता है, आगे पीछे कहीं से भी अटैक होगा ये आराम से उसको भेदने की ताकत रखता है, उसको इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। कई बार हम ये देखते हैं S-400 हम 400 क्यों कहते हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर तक के रेंज तक ये मिसाइल दागने की शक्ति रखता है S-400, इसलिए S-400 बोलते हैं। देखो 400 किलोमीटर की रेंज तो इसकी है, लेकिन यहाँ पे आते हुए दुश्मन का जो मान लो कोई एक टारगेट आ रहा है 600 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। ट्रैक करने की ताकत उसकी 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूरी से टारगेट आ रहा है, ट्रैक कर लेगा पहले ही, और 400 किलोमीटर दूरी तक यहाँ पर ये मिसाइल दागने की ताकत भी रखता है। सॉरी। फिर अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं, तो 30 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अपने टारगेट को ये हिट कर पाएगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों S-400 के बारे में। दूसरा आता है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें हमने S-400 का कवरेज तो कर लिया। दूसरा आता है दोस्तों बैराक 8, याद रखिएगा बैराक 8। तो जो बैराक 8 है इसको भी डेवलप किया गया है, लेकिन इसका डेवलपमेंट भारत और इजराइल दोनों ने साथ में मिलकर किया है। तो S-400 का कवरेज हो गया, बैराक 8 पढ़ेंगे, इसके बाद भारत का आकाश वेपन सिस्टम भी आपको पढ़ाऊंगा। जो बैराक 8 है दोस्तों, ये S-400 से थोड़ा कम रेंज वाला है। ये क्या है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वही अगेन, जैसे हमारा S-400 काम करता है वैसे ही बैराक सिस्टम भी काम करता है। इसमें भी वही कमांड, रडार, ये सब चीज़ें, कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलता है। इसका बेस्ट फीचर यह है कि जब इसमें से मिसाइल जाती है तो इसकी माक 2 की स्पीड है, यानी ध्वनि से भी तेज़, दुगना तेज़ यहाँ पर ये चल सकता है, बहुत सारे टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है। प्रॉब्लम बस खाली इसमें यही है कि 100 किलोमीटर की रेंज तक के टारगेट्स को ये कवर करता है। ठीक है, फिर तीसरा जो है दोस्तों वो है हमारा आकाश वेपन सिस्टम। तो S-400 तो बेसिकली रशिया ओरिजिनेटेड है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे, दूसरा हमारा बैराक जो है ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तीसरा यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे बात हो रही है आकाश के बारे में। तो आकाश जो है ये इंडिजीनियसली बनाया है भारत ने। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ इंडिजीनियसली, यानी कि हमने इसको खुद से डेवलप किया है, और इसकी रेंज सबसे कम है। जैसे S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज थी, बैराक 8 की 100 किलोमीटर की रेंज थी, इसकी रेंज और भी शॉर्ट रेंज है, लगभग 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक के दायरे के टारगेट को हिट कर सकता है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने टारगेट को हिट करने की ताकत रखता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी उसी तरीके से काम करता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक बेसिस पे ये वर्क करता है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक छोटा सा आर्टिकल और है ल्यूपस को लेकर, कल हम डिस्कस करेंगे। ये एक और डिजीज़ है जो चर्चाओं में है। अभी के लिए आप दोस्तों यहाँ तक अपने सीमित इन चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एक फ़ोटो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है जो हमारे तीनों एयर डिफेंस सिस्टम के कंपैरिजन को ध्यान में रखता है। जैसे हमने डिस्कस किया, तीनों के तीनों यहाँ पर, जैसे आकाश है, आयरन डोम है, या S-400 क्यों ना हो, आयरन डोम इजराइल वाला, ये बैराक 8 नहीं है, ये आयरन डोम है जो इजराइल का है। ठीक है, ये अलग है। बाकी आकाश और S-400 को कंपैरिजन करोगे तो S-400 काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, 400 किलोमीटर इसकी रेंज, जबकि हमारे सिस्टम की 25 से लेकर 30 किलोमीटर रेंज है। और यहीं से हमें और भी डेवलपमेंट्स करने होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होगा, इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, ताकि हम लोग और ज़्यादा इसको बेहतर कर सकें। ठीक, चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा एनालिसिस। मिलेंगे आप लोगों से कल वापस से सुबह 5:30 बजे। रेडी रहा करो 5:30 बजे एक बेहतरीन से एनालिसिस के लिए। चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।